हेलो एवरीवन, क्वेश्चन है यहाँ पे हमारा ए ट्रांसपेरेंट स्लैब ऑफ ए थिकनेस d हैज ए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स nz that increases with the z. Here z is the vertical distance inside the slab measured from the top. The slab is a place between the two media with the uniform refractive indices n1 and n2. Okay, so n2 is greater than n1. Theta I from the medium first and emerge in the medium second with the refraction angle theta f with a lateral displacement L. So which of the following statements is are true? Okay, तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन में हमें क्या बोला गया है कि यहाँ पे हमें बताना है कि कौन से स्टेटमेंट हमारे यहाँ पे ट्रू होंगे. ओके, और यहाँ पे क्या बोला गया है कि एक ट्रांसपेरेंट स्लैब है ये हमारा. ओके, ये क्या है यहाँ पे जो हमें दिख रहा है, ये क्या है हमारा यहाँ पे स्लैब है ये. ओके, ये ट्रांसपेरेंट स्लैब है और यहाँ पे इस स्लैब का हमें थिकनेस डी गिवन है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो nz है. ओके, और यहाँ पे z जो है वो वर्टिकल डिस्टेंस है इनसाइड द स्लैब, मतलब कि इनसाइड द स्लैब यहाँ पे ये हमारा वर्टिकल डिस्टेंस है. ओके, और टॉप से बॉटम की साइड, मतलब कि जैसे जैसे हमारा z बढ़ेगा वैसे वैसे हमारा जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो भी हमारा यहाँ पे इंक्रीज करेगा. ओके, और ये जो स्लैब है कहाँ रखा हुआ है, दो यूनिफॉर्म रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बीच में रखा हुआ है. ओके, n1 यहाँ पे है और n2 यहाँ पे. ओके, और यहाँ पे एंगल हमें गिवन है और बोला है कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है n2 वो ग्रेटर देन है n1 से. ओके, तो बताना है कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होंगे. तो देखो ऑप्शन वाइज चलते हैं यहाँ पे. तो फर्स्ट ऑप्शन में यहाँ पे क्या लिखा है कि n1 sin थीटा आई इज इक्वल टू n2 sin थीटा एफ. ओके, ये लिखा है. तो अब यहाँ पे देखो क्या होता है, यहाँ पे ये हमारा क्या है, स्नेल्स लॉ है. स्नेल्स लॉ यहाँ पे देखो हम लगा सकते हैं. क्यों लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये हमारी क्या है, इंसिडेंट रे है. ये हमारी क्या है, इंसिडेंट रे है. ओके, और यहाँ पे ये रे क्या है, हमारी रिफ्रैक्टेड रे है. क्या है ये, रिफ्रैक्टेड रे है. ओके, तो यहाँ पे देखो स्नेल्स लॉ कैसे लगाते हैं, मतलब कि स्नेल्स लॉ में क्या होता है कि जो हमारा इंसिडेंट रे है, ओके, मतलब कि जहां पे लाइट हमारी इंसिडेंट हो रही है, ओके, तो उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और उस मीडियम का साइन एंगल, ओके, मतलब कि साइन थीटा आई. ओके, तो सिंपली यहाँ पे देखो इस मीडियम में ये क्या हो रही है, इंसिडेंट हो रही है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, स्नेल्स लॉ n1 साइन थीटा आई इज इक्वल टू, यहाँ से देखो रिफ्रैक्ट हो रही है तो क्या लिखेंगे, इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2 और इनटू में साइन थीटा एफ. ओके, तो ये क्या होता है हमारा स्नेल्स लॉ. क्या होता है, स्नेल्स लॉ. ओके, तो यहां से देखो ये फर्स्ट ऑप्शन जो है यहाँ पे हमारा ये क्या हो जाता है, करेक्ट हो जाता है. ओके, तो स्नेल्स लॉ क्या होता है कि मतलब कि उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जहां पे रे हमारी इंसिडेंट हो रही है और जहां से रे हमारी रिफ्लेक्ट हो रही है वहां का रिफ्रैक्टिव एंगल. ओके, तो ये होता है हमारा स्नेल्स लॉ. तो अब यहाँ पे देखो जी ये सेकंड जो ऑप्शन है यहाँ पे हमारा n1 sin थीटा i इज इक्वल टू n2 माइनस n1 sin थीटा f. ओके, तो यहाँ पे देखो ये नहीं लगा सकते कि इन दोनों के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का डिफरेंस. ओके, तो ये स्नेल्स लॉ को फॉलो ही नहीं करता, तो ये ऑप्शन तो यहाँ पे हमारा रॉन्ग हो जाता है. अब देखो L इज इंडिपेंडेंट ऑफ n2. ओके, ये देखना है. तो यहाँ पे देखो L किस पे डिपेंड करेगा, ये जो L है लेटरल डिस्प्लेसमेंट, ये किस चीज पे डिपेंड कर. अब यहां से देखो रे क्या हुई हमारी, इंसिडेंट हुई. ओके, तो वो क्या होगा, देखो क्या होता है कि रे हमारी जब रेरर मीडियम टू डेंसर जाती है, कहां से, रेरर टू डेंसर, तो क्या होता है कि वो अपने नॉर्मल की साइड बेंड हो जाती है, मतलब कि रेरर टू डेंसर जाएगी तो नॉर्मल की साइड बेंड हो जाती है. अब जब डेंसर से कहां जाएगी, रेरर जाएगी, तो वो क्या होती है, दूर चली जाती है, मतलब कि अवे द नॉर्मल, नॉर्मल से थोड़ा डिफ्लेक्ट हो जाती है. तो यहाँ पे देखो ये जो L है, मतलब कि ये डिस्टेंस क्या है, यहाँ से इस नॉर्मल से इस नॉर्मल पे जो परपेंडिकुलर ड्रॉ है, ये डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ये डिपेंड किस पे कर रहा है, ये L, ये डिपेंड करेगा देखो हमारे nz पे, मतलब कि जो इस स्लैब का थिकनेस है. ओके, जो इस स्लैब का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ये क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है इस स्लैब का. तो जितना इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका ज्यादा होगा, ओके, तो जैसे जैसे देखो रे हमारी क्या होगी, इंसिडेंट होगी. ओके, तो ये रे ऐसे आएगी और ऐसे बाहर निकल जाएगी. ओके, तो वो किस पे डिपेंड करेगा, ये डिस्टेंस देखो हमारी किस पे डिपेंड करेगी, यहाँ से, और ये जो रिफ्रैक्टिव रे है, ये जो परपेंडिकुलर नॉर्मल ड्रॉ करा है यहाँ तक का डिस्टेंस है, ये लेटरल डिस्प्लेसमेंट. ओके, तो ये L जो है वो किस पे डिपेंड करेगा, इस nz पे डिपेंड करेगा कि ये nz का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारा कितना है. ओके, अगर ये कम होगा तो ये नॉर्मल की तरफ शिफ्ट हो जाएगी, अगर ये nz हमारा ज्यादा होगा तो नॉर्मल से दूर शिफ्ट हो जाएगी. ओके,
तो L जो है वो हमारा किस पे डिपेंड करेगा, NZ पे डिपेंड करेगा। तो यहाँ से हमारा जो फोर्थ ऑप्शन है ये करेक्ट हो जाता है। और L थर्ड ऑप्शन में देखो क्या लिखा कि L जो है वो इंडिपेंडेंट है मेरा N2 के, तो बिल्कुल करेक्ट बात है। L जो है हमारा वो इंडिपेंडेंट है N2 पे, N2 पे तो डिपेंड ही नहीं करा। N2 तो वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है जहां पे हमारा जो रे है वो हमारी रिफ्रैक्शन के बाद, मतलब कि इमर्ज होने के बाद बाहर निकल रही है। ओके, तो यहाँ पे ये L जो है, L का हमसे डिपेंडेंस पूछी है, तो वो सिर्फ NZ पे डिपेंड करेगा, ना कि N2 पे। ओके, तो L जो है इंडिपेंडेंट होगा N2 से, तो ये यहाँ पे ये हमारा करेक्ट हो जाता है। तो यहाँ से देखो हमें करेक्ट ऑप्शन बताने थे कौन कौन से ट्रू होंगे। तो यहाँ पे देखो ट्रू ऑप्शन है हमारे ऑप्शन नंबर फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ इज करेक्ट। ओके, तो यही हमें फाइंड आउट करना था। सो दिस इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इस क्वेश्चन में हमें दिया गया है अ ट्रांसपेरेंट थिन फिल्म ऑफ यूनिफॉर्म थिकनेस एंड रेफ्रैक्टिव इंडेक्स N1 is equals to 1.4 is coated on the convex spherical surface of the radius r at one end of a long solid glass cylinder of refractive index N2 1.5 as shown in the figure. Rays of light parallel to the axis of the cylinder traversing through the film from air to glass get focused at distance f1 from the thin film, while rays of light traversing from glass to air get focused at distance f2 from the film. Then f1 f2 का प्रोबेबली आपको रिलेशन पूछा हुआ है। तो देखो आप यहाँ से क्या लिखेंगे कि एयर से जो, ठीक है, ये यहाँ पे थिन फिल्म लगाई गई है आपको, ठीक है। रेफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है N1 1.4 और जो N2 है ग्लास रोड इसका है 1.5, ठीक है। यानी कि ये एयर का है 1, तो एयर जा रही है अपने से डेंसर मीडियम में, तो नॉर्मल की तरफ आएगी, और फिर अगेन रे जाएगी अपने से दोबारा डेंसर मीडियम में, तो अगेन वो नॉर्मल की तरफ आएगी, ठीक है। तो दो जगह पे फोकस होती है, वो F1 पे और F2 पे, ठीक है। जो पहली वाली थिन फिल्म है, ठीक है, एयर से जो पैरेलल रे आ रही है, ठीक है, सिलेंडर पे थ्रू द फिल्म फ्रॉम एयर टू ग्लास, ठीक है, जो रेज एयर से ग्लास में आ रही हैं वो किसी डिस्टेंस पे फोकस होती हैं, ठीक है, और वो हम पोल से मान लेते हैं कितनी है, F1 है, ठीक है। और जो यहाँ से ग्लास से एयर में जा रही है, ठीक है, वो किसी दूसरी डिस्टेंस पे फोकस होती है, ठीक है, उसको हम मान लेते हैं कितनी, F2, ठीक है। ये F2 वाली रेज होगी, तो आपको F1 F2 में बताना रेशो, ठीक है। तो मैं लिखता हूँ μ2 अपॉन v माइनस μ1 अपॉन u इज इक्वल्स टू r, सॉरी μ2 माइनस μ1 अपॉन r आएगा। बीच में जो थिन फिल्म है, ठीक है, इसकी वजह से कोई असर पड़ेगा नहीं। क्यों नहीं पड़ेगा? क्योंकि ये जो हमारे पास स्फेरिकल सरफेसेस होती है उनसे हम जब लिखते हैं, ठीक है, तो क्या लिखते हैं हम, एक मीडियम से दूसरा मीडियम लिखते हैं, ठीक है। इस मीडियम के बाहर भी एयर है और इधर भी एयर है, तो सराउंडिंग को हम काउंट करते हैं, इसको काउंट नहीं करेंगे। यहाँ पे चाहे कुछ भी डाला हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा रिफ्रैक्शन पे, ठीक है। तो मैं लिखूंगा भाई μ2 क्या है 0.5 अपॉन v क्या है F1 पे फोकस हो रही है, माइनस μ1 है 1, u है इनफाइनाइट से आ रही है 1.5 माइनस 1 अपॉन r लिख दिया, ठीक है। तो F1 की वैल्यू कितनी आ गई, F1 की वैल्यू आ गई 1.5 r अपॉन 0.5 यानी कि 3r। तो F1 तो हो गया आपके पास में 3r, तो F1 आ गया, ए ऑप्शन तो करेक्ट हो गया। अब सिमिलरली जब यहाँ से और यहाँ जाएगी रे, तो मैं क्या लिखूंगा, फिर उसके लिए N1 हो जाएगा आपका, सॉरी μ1 हो जाएगा 1.5 और μ जाएगा कितना 1। तो सेम फॉर्मूला पुट करके लिख सकता हूँ 1 अपॉन F2, अब की बार इमेज F2 पे बन रही है, माइनस 1.5 अपॉन इनफाइनाइट, अगेन रेज तो इनफाइनाइट से आ रही है, ठीक है, इज इक्वल्स टू 1 माइनस 1.5 अपॉन माइनस r। इस बार देखो माइनस r क्यों लिया है, इधर की साइड अगर मैं पॉजिटिव चल रहा हूँ, ठीक है, रेज की डायरेक्शन क्या होगी, चेंज हो गई, इधर की साइड हो गई, तो अब मैं इधर पॉजिटिव ले रहा हूँ, इधर नेगेटिव ले रहा हूँ, ठीक है। और इसकी रेडियस काउंट करने के लिए मुझे किधर जाना पड़ेगा, इधर जाना पड़ेगा पोल से, ठीक है। तो देखो यहाँ लिख सकता हूँ मैं F2 जो होगा 1 अपॉन F2 वो कितना हो जाएगा 0.5 अपॉन r हो जाएगा, तो F2 हो जाएगा आपके पास सीधा सीधा 2r, ठीक है। तो 2r कौन सा है, ऑप्शन सी, तो दोनों करेक्ट है। सो इस क्वेश्चन बोल रहा है अ रे ऑफ लाइट ट्रेवलिंग इन अ ट्रांसपेरेंट मीडियम फॉल्स ऑन अ सरफेस सेपरेटिंग द मीडियम फ्रॉम एयर, ठीक है। इस तरह सा एक सिचुएशन बोल रहा है, ठीक है। तो इसमें बोल रहा है एट एन एंगल ऑफ इंसिडेंस 45 डिग्री, जो रे का इंसिडेंस एंगल है वो 45 डिग्री है। बोला द रे अंडरगोज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है।
इफ म्यू इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम विद रिस्पेक्ट टू एयर, ठीक है, देन सेलेक्ट द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ म्यू फ्रॉम द फॉलोइंग, ठीक है। यहाँ पर कुछ म्यू की वैल्यूज दी गई हैं और हमसे ऑप्शन में पूछा गया है कि 1 2 सही है या 2 3 सही है या 3 4 या 1 4 या 1 4, इनमें से कौन से वैल्यूज जो हैं वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए हम बोल सकते हैं कि सफिशिएंट, मतलब उसके अकॉर्डिंग होगी, ठीक है। तो यहाँ पर अगर देखें तो हम बोल सकते हैं कि जो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है उसके लिए क्रिटिकल एंगल की हम बात करते हैं, ठीक है। तो क्रिटिकल एंगल को हम सी से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम बोले कि जो साइन सी होगा, सॉरी, जो क्रिटिकल एंगल जिसको हम साइन सी बोलते हैं, साइन सी क्या होता है, मीडियम की बात करें तो मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, 1/μ के इक्वल होगा। तो यहाँ पर आई जो है वो ग्रेटर देन होना चाहिए सी। आई क्या है, ग्रेटर और इक्वल हम बोल सकते हैं, दोनों चीज़ें होती हैं। अगर आई की वैल्यू जो इंसिडेंस एंगल है उसकी वैल्यू क्रिटिकल एंगल के इक्वल या उससे ग्रेटर होगी तो ये केस किसका होगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के, ठीक है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का ये केस होगा जब आई की वैल्यू ग्रेटर और इक्वल देन होगी सी के। अब यहाँ पर देखिए अगर तो 45 डिग्री दे रखा है, तो अगर ये 45 डिग्री हमारा आई की वैल्यू है, ठीक है, आई इक्वल टू कितना है 45 डिग्री, तो ये 45 डिग्री क्या होना चाहिए, मस्ट बी ग्रेटर देन होना चाहिए सी के या इक्वल होना चाहिए। इक्वल मतलब मिनिमम वैल्यू हो जाएगी, क्रिटिकल एंगल की मिनिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी 45। और अगर देखना है जो हमें परफेक्ट अगर देखें तो हम बोल सकते हैं कि 45 से बड़ी होनी चाहिए वैल्यू क्रिटिकल एंगल के लिए, तो हम इसलिए ग्रेटर देन यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर। तो साइन 45 इज ग्रेटर देन सी, या इसको हम बोल सकते हैं 45 इज ग्रेटर देन सी, या बोल सकते हैं साइन 45 इज ग्रेटर देन होना चाहिए साइन सी के। और जो कि है अगर देखें तो यहाँ पर बोल सकते हैं साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2 और ये ग्रेटर देन होनी चाहिए साइन सी। साइन सी क्या है हमारे पास 1/μ के, तो ये हो जाएगा 1/μ। तो म्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी, सो म्यू इक्वल्स टू आ जाएगा हमारे पास, सॉरी इक्वल नहीं होगा, म्यू हमारा जो होगा वो कितना हो जाएगा, ग्रेटर देन हो जाएगा √2 के, ठीक है। दैट इज अगर वैल्यू देखें तो √2 की वैल्यू क्या होती है, ये होती है 1.4 के। तो हम देख सकते हैं जो हमारी वैल्यू आ रही है क्या है, म्यू इज ग्रेटर देन है √2 के, ठीक है। अब हम चेक करते हैं यहाँ पर, तो 1.4 देख सकते हैं हमारे पास कौन सी वैल्यू है 2, और ये कम है, इससे कम है, तो इससे कम पॉसिबल नहीं है, ठीक है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए क्या चाहिए, म्यू की वैल्यू 1.4 या उससे ज़्यादा होनी चाहिए। तो 1.4, 1.5 भी है और 1.6 भी है यहाँ पर, ठीक है। तो अगर हम देखें तो ऑप्शन जो थर्ड है, सॉरी 1.4 के इक्वल नहीं होना चाहिए, तो 1.4 भी नहीं होगा, 1.4 से ग्रेटर होनी चाहिए। तो हम बोल सकते हैं कि कौन कौन सी सही है, यहाँ पर करेक्ट वैल्यू है 1.5 और 1.6। तो ऑप्शन थर्ड जो है इसका राइट ऑप्शन होगा, ठीक है। मतलब म्यू की इन दोनों वैल्यू के लिए जो रिफ्लेक्शन मिलेगा वो क्या होगा, टोटल इंटरनल